नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 आपका, जो कि आपका एंशिएंट एंड मिडिएवल जो हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये हमारा मेजर हिस्ट्री का रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप बीए प्रोग्राम से हो चाहे आप ऑनर्स से हो, अगर आपके पास ये बुक है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये अपना यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हम जानेंगे शुक्र के बारे में। शुक्राचार्य जो रहे हैं प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के टाइम पर, तो उन्होंने क्या क्या नीति बताई है वो हम जानेंगे शुक्र के बारे में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको परिचय में लिख रहा है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र नीति एक ऐसी नीति है जो शुक्र के द्वारा दी गई है। इसके जो रचयिता है वो शुक्र है, यानी कि शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य का ही शॉर्ट नेम है शुक्र और फुल नेम है शुक्राचार्य। इन्होंने जो नीति लिखी है उसे कहा गया है शुक्र नीति। ठीक है, प्राचीन भारत के यह एक चिंतक रहे हैं। शुक्र नीति इतना प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी इसमें ऐसे अनेक विषयों का विवरण है जो आज भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। मतलब शुक्र नीति में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है ना, जो आज की लाइफ में भी हम उसको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मैकियावेली का द प्रिंस के समान। जैसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैकियावेली का द प्रिंस है, सेम ऐसे ही शुक्र की शुक्र नीति है, जो कि राजा के बारे में बताती है कि किसी राजा को शासन कैसे करना चाहिए, उसमें सिखाया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लो, चाहे मैकियावेली का द प्रिंस पढ़ लो, या शुक्र की शुक्र नीति, तीनों में ही ये बताया गया है कि एक राजा को शासन कैसे करना चाहिए। उसके बाद है शुक्र नीति या शुक्र नीति के अनुसार एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है। इसकी रचना जो है, इसकी रचना करने वाले शुक्र नाम के जो है वो रहे हैं, विचारक रहे हैं। और शुक्र का जो जिक्र है वो महाभारत में भी देखने के लिए मिलता है हमें। शुक्र नीति के रचनाकार और उनके काल के बारे में भी कुछ पता नहीं है, बट ये है कि हाँ, उनका जो मतलब एक टाइप से प्रमाण है वो हमें महाभारत में देखने के लिए मिलता है। लेकिन उनका कब उन्होंने रचना करी या वो किस काल में थे, उसके बारे में कोई भी जानकारी पर्याप्त रूप से हमें मालूम नहीं है। शुक्र के अनुसार सभी आशंकाओं को त्याग कर राजा को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जिससे शत्रु को मारा जा सके, अर्थात विजय प्राप्त हो सके। यानी शुक्र ऐसा कहते थे कि अगर कोई राजा अपने राज्य में शासन कर रहा है तो उसे अपनी सारी आशंकाओं को त्याग कर, मतलब उसको छोड़कर, उसको ऐसा करना चाहिए कि मतलब वो दूसरे राज्य से जीत जाए, यानी अपने शत्रु को मार देना चाहिए। शत्रु को मार देने का मतलब है कि जीतना, यानी विजय प्राप्त करना। उसके बाद शुक्र नीति में ये भी कहा गया है कि शुक्र नीति में राज्य की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के सिद्धांत की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। शुक्र नीति में उन्होंने यही बताया कि हाँ, जो हमारे संसार का जो वो है, यानी राज्य की जो उत्पत्ति है वह एक देवीय सिद्धांत के उसमें हुई है और ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी साइड से कोई भी विवेचन उसमें नहीं किया है। तो अगले पॉइंट में आपको यही लिखना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा द्वारा बताकर राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। राजा को प्रजा का सेवक बताया है कि जो राजा है वो प्रजा का सेवक होता है और उससे प्रजा का पालन पोषण करने का उसके पास दायित्व होता है, कि उसके पास ये राइट है। उनके मतलब राजा को ये बल दिया गया है राजा के बातों पर कि उसके पास ये राइट है कि वो अपने जितने भी उनके प्रजा है उसका पालन करे। तो इस चीज़ पर उन्होंने बल दिया है, किसने? शुक्र नीति ने। और उसके किसी भी प्रकार के देवी अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। मात्र देवीय जो बोला गया है, देवीय सिद्धांत, वो इसलिए बोला है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवीय सिद्धांत के उससे हुई है, और उसमें जो राजा जो राज करता है वो प्रजा के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए राज करता है, लेकिन उसे देवी वाला कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। जो अधिकार मिला है उसे, वो जो उन्होंने अपनी बुक में उसको कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं किया।
खाली उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी धरती का निर्माण है या जो हमारे राज्य का निर्माण है वो ब्रह्मा द्वारा किया गया है, देवीय सिद्धांत पर बल दिया है। लेकिन देवीय सिद्धांत, आप पता है देवीय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो राजा है वो कहीं ना कहीं उन्हें देवों ने भेजा है, तो देवों वाला ही जो मतलब देव है वही राजा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप अदर बुक्स या अदर थॉट पढ़ोगे, जैसे मनु का थॉट है ना, मनु का हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें बोला गया है जो राजा है वही देव है। तो लेकिन इन्होंने अपने में देवीय जो अधिकार है उसको स्वीकार नहीं किया है राजा के। खाली ये बोला है कि जो राजा का कार्य होता है वो होता है प्रजा का पालन पोषण करना, और वो प्रजा के लिए एक सेवक की तरह ही कार्य करेगा। उसके बाद है प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य को सप्तांग राज्य, जो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले हमने देखा था कि जो राज्य का निर्माण होता है वो 7 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में आईज है, नोज है, फिंगर है, हैंड है, फुट है, हर चीज़ है ना, अलग अलग अंगों से मिलकर बना है। तो सेम इसी टाइप से शुक्र ने भी ये बोला है, शुक्राचार्य ने, कि जो हमारा राज्य है वो 7 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें पहला स्वामी है, दूसरा अमात्य है, तीसरा मित्र है, चौथा कोश, और पांचवा राष्ट्र, छठा दुर्ग, और सातवां सेना। आपको पता है इससे पहले वाले जो हमने यूनिट जो पढ़ी है बृहस्पति जी की, उसमें हमने सेना नहीं पढ़ी है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो बृहस्पति है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिनका आज शुक्र है, इन दोनों ने ही 7 जो अंग की स्टोरी है, यानी कि सप्तांग नीति है, सप्तांग राज्य है, दोनों ने बल दिया है इस पर। लेकिन उसमें सेना का यहाँ पे कहीं पे भी बृहस्पति ने डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन शुक्र ने अपनी शब्दों में सेना का यूज किया है कि 7वां सेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य ने बृहस्पति जी के विचारों को आगे बढ़ाया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो, आपको यही लिखना है, जैसे पहले मैंने बताया था स्वामी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक राज्य है तो राज्य में राज्य में शासन करने के लिए राजा का होना बहुत आवश्यक है। तो वही सेम पॉइंट आपको इसमें लिखना है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, सेम जो लिखवाया है वही लिखना है। मित्र भी मैंने आपको बताया था, मित्र पर बल दिया गया है कि जो भी हमारे आसपास के नेबर कंट्री हैं, नेबर स्टेट हैं, हमें उनसे मित्रता वाला बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो हमारी हेल्प कर सके और हम पे कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर अटैक वगैरह ना करें। कोष भी मैंने आपको बताया था कि जो राज्य में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह कोष से जाती थी। कोष एक जगह होती थी जहाँ पर राज्य का सोना चांदी और जो कीमती सामान होता था वो कोष में रखा जाता था। उसके बाद है राष्ट्र। राष्ट्र जैसे कि राष्ट्र क्या होता है, लोगों को मिलाकर बनता है, यानी जनता को, जन को मिलाकर के बनता है। तो सेम चीज आपको राष्ट्र में लिखना है। और स्वामी और अमात्य का राष्ट्र के बिना कोई महत्व नहीं है। उसके बाद दुर्ग बताया था, दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी साइड साइड में, यहाँ पर जैसे मान लो ये एक शहर है या गांव है, तो साइड साइड में ऐसे इस टाइप से किला होने चाहिए, ताकि अगर कोई अटैक करे तो पहले इस पे अटैक करे, किला पर दुर्ग पर। उसके बाद 7वां उन्होंने सेना पे बल दिया है कि दुर्ग जो हम बना रहे हैं उसके आसपास हमें सेना पे, बॉर्डर पे मतलब सेनाओं को खड़ा करना चाहिए, सेनाओं को तैनात करना चाहिए। तो अगर हम सेना देखें तो आज हम उसको अपनी डेली लाइफ में, हमारा जो इंडिया है इसको फॉलो कर रहा है। देखो आप बॉर्डर पे बीएसएफ होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो पहले के थॉट हैं उन विचारों पे आज भी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। उसके बाद है शुक्र नीति में कहा गया है राज्य के इन 7 निर्माणक तत्वों में स्वामी सिर के समान है। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि राज्य की जो तुलना है वो एक इंसान यानी मनुष्य के शरीर से की गई है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सर अगर ना हो तो बॉडी किसी काम की है नहीं है, इसी प्रकार से एक राज्य के अंदर स्वामी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी राजा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना राजा के कोई भी शासन करना मतलब पॉसिबल नहीं है। अमात्य को नेत्र बताया गया है, मंत्री की जो तुलना है वो आंखों से की गई है, क्योंकि मंत्री जो है वो आंखों के समान ही होते हैं। आप इसमें कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हम हमारा देखने के लिए हम अपनी आईज का यूज करते हैं, इसी टाइप से पूरे राज्य को अकेला राजा मिलकर नहीं देख सकता, सिर्फ अकेला राजा, इसीलिए अमात्य की सहायता उन्हें लेनी पड़ती है।
मित्र को कर्ण से तुलना की गई है, कोष की मुख से की गई है। कोष मतलब जैसे खजाना, खजाना लाइक कि वहाँ पे सैलरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट, धन दौलत ये होता है। तो जैसे मुख से इसकी तुलना की गई है, जैसे हम कुछ खाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए खाना आवश्यक है और खाना हम मुंह से खाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें हमारा राज्य को चलाने के लिए धन दौलत जो मनी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिना उसके हमारा जो राज्य है वो नहीं चल सकता। इसी टाइप से सेना का जो है वो मन से तुलना की गई है और दुर्ग की भुजाओं से, साथ ही साथ राष्ट्र की पैर से तुलना की गई है। इसी में एक प्रसंग और आता है कि राज्य की तुलना जो है वो वृक्ष से भी की गई है। जैसे वहाँ पे जो शाखाएं हैं वो सेनापति को कहा गया है, प्रजा जो है वो धूल को कहा गया है। तो इस टाइप से उसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वही आपको लिखना है कि यह उल्लेखनीय है कि जहाँ आधुनिक राजनीतिक विचारक जो देखो, आपको पता है कि इंडिया को, जो इंडिया की हिस्ट्री है उससे समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एंशियंट और मिडिएवल का पढ़ रहे हैं 3rd सेमेस्टर में। जो आप ये आधुनिक वर्ड देख रहे हो ये इसका मतलब होता है मॉडर्न, और ये हम पढ़ते हैं 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपके पास मेजर पॉलिटिकल साइंस आपको तभी भी मिलेगी। तब आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी आधुनिक के बारे में। और अभी से आप ये समझ के चलो कि जो आधुनिक राजनीतिक विचारक रहे हैं उन्होंने राज्य के 4 तत्व बताए हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। लेकिन वहीं पर जो हमारे एंशियंट और मिडिएवल के जो विचारक रहे हैं, जिसमें मनु है, अभी शुक्राचार्य पढ़ रहे हैं, आगे कौटिल्य पढ़ेंगे, बृहस्पति हैं, इन्होंने 7 अंगों पर यानी 7 तत्व पर मान्यता दी है कि एक राज्य के लिए 7 तत्व बहुत ज़रूरी हैं। तो जो शुक्र के 7 प्रकृति सिद्धांत है वो कुछ इस टाइप से हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी है, वही सेम चीज़ें आपको लिखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा कि सप्त प्रकृति जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, आपको वही बताना होगा। उसके बाद आपको निष्कर्ष जब आप लिखोगे तो इन लाइनों का यूज कर सकते हो उसमें कि जो मनु है वो धर्म शास्त्रीय विचारक हैं, जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा। कौटिल्य जो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्रीय विचारक है। लेकिन शुक्र जो है ना वो राजनीतिक विचारक है। विचारक भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं, धर्मशास्त्रीय होते हैं, अर्थशास्त्रीय होते हैं और राजनीतिक होते हैं। तो जो मनु हम पढ़ चुके हैं वो धर्मशास्त्रीय हैं, जो कौटिल्य हम पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्रीय हैं, और जो शुक्र जो आज हम पढ़ रहे हैं वो राजनीतिक विचारक हैं। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका जो स्थान है वो विशिष्ट स्थान है और उनके स्थान को बहुत महत्व दिया गया है। शुक्र ने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार समाज संगठन का प्रमुख जो आधार है वो वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था को ही स्वीकार किया है। ये जो आधार वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, ये आपने शायद बृहस्पति वाले में पढ़ा होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने बताया है कि जो एक इंसान है उसकी 100 वर्ष की आयु होती है और 25-25 करके 4 भागों में बांट रखा है, तो वही है आश्रम व्यवस्था। तो सेम चीज शुक्र ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और इस थ्योरी को स्वीकार किया है। शुक्र ने समानतः जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसको स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ ही कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसका भी समर्थन किया है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो हमारी वर्ण व्यवस्था है जो 4 भागों में बटी हुई है, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य आते हैं, ये पहले कार्य के आधार पर थी, फिर धीरे धीरे वो जन्म के आधार पर हो गई। यानी जो जिस जाति में जन्मेगा वो उसी जाति का हो जाएगा, है ना। तो जो हमारे जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने इन दोनों पर ही बल दिया है, कहीं पर भी इसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। साथ ही साथ शुक्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों के परंपरागत कार्यों का उल्लेख भी किया है। शुक्र के अनुसार व्यवसायों के आधार पर ही जातियों का निर्माण होता है, इसलिए अनेक जातियों का निर्माण होना संभव है। क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो 4 ही भागों में डिवाइड था, लेकिन आज आप देखोगे तो कई सारी उसके अंदर भी बहुत सारी कास्ट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण में भी आपने देखा होगा
मिश्रा होते हैं, झा होते हैं, पंडित होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। क्षत्रिय में देख लो चौहान हैं, सेंगर वंश होते हैं, और भदौरिया हैं, मतलब अलग अलग कास्ट होती है उनकी भी। तो इसलिए इनके में जाति का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्र, ये वाला हो गया ना, शुक्र के अनुसार। हाँ, उसके बाद देखो, शुक्र ने वर्ण एवं जाति की तुलना में व्यक्ति के कर्म और जो उसके गुण है उसको महत्वपूर्ण माना है। देखो, जो शुक्र ने है, जो हम पढ़ रहे जिनके बारे में, शुक्राचार्य है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी बोल दिया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर भी हो सकती है और वो कार्य के आधार पर भी हो सकती है, इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी बोला है कि जो जाति वगैरह जो है, वर्ण और जाति है, उसकी तुलना जो उन्होंने की है वो एक मनुष्य के गुण से की है, कि उसके अंदर क्या गुण है। उन्होंने जो है गुण वगैरह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और राजा को निर्देश दिया है कि वह राज्य के अधिकारियों एवं भृत्यों, मतलब जो भी उनके अंडर में आते हैं, राजा के अंडर में मंत्री हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो व्यक्ति के कर्म के आधार पर करे, ना कि उनकी जाति और वर्ण के आधार पर। तो उन्होंने ये, आप स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में बताया है कि जो एक इंसान है उन्होंने उस इंसान के गुण वगैरह पर ज़्यादा महत्व दिया है। साथ ही उन्होंने राजा को ये आदेश दिया है कि यदि आप किसी भी कर्मचारियों की वो करते हो, मतलब किसी कर्मचारियों को क्या कहते हैं, हायर वगैरह करोगे, तो वो उसके कर्म के क्या वो योग्य है, उसकी योग्यता, गुण और कार्य कर्म के आधार पर ही करना। शुक्र ने ब्राह्मणों को अत्यधिक श्रेष्ठता या शूद्रों को हीनता का प्रतिपादन नहीं किया है। खाली उन्होंने वर्ड व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं और जो शूद्र हैं वो बहुत निम्न जाति के। उन्होंने कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं किया है। तो यही है शुक्र की शुक्र नीति। शुक्र जो है, इनका फुल नेम शुक्राचार्य है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो यही है, जो इन्होंने 7 नेचर सिद्धांत दिए हैं, सप्त प्रकृति सिद्धांत, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे से बनेगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।